हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी सामाजिक अध्ययन। आज जो है हम उसकी क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो है आपके सामाजिक अध्ययन के चैप्टर 5 का चैप्टर 1 का सॉरी, आपका जो सामाजिक अध्ययन है वो है आपका पेपर नंबर 5 यानी पेपर 5 है। आप सभी को अब तक तो पता चल गया होगा कि आपका सामाजिक अध्ययन टोटल 50 नंबर का होता है, ठीक है। तो आज जो है हम सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 1 जो है आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में है आपका भारत में मुगल साम्राज्य। इसके पहले आपने सेकेंड सेमेस्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। तो अब जो है वहां पे दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके थे, अब यहाँ से जो है हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ, ठीक। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से मतलब राजा शासन किया। चैप्टर 1 में हम आज ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारत में मुगल साम्राज्य, ये आपका चैप्टर 1 का नाम है। मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। जो मुगल वंश है यानी मुगल साम्राज्य है, उसका जो संस्थापक है वो कौन था? बाबर था। यानी बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश की स्थापना जो है आपके बाबर ने की थी, ठीक है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिनके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी आपका जो मुगल वंश की स्थापना तो बाबर ने की ही थी, उसके साथ साथ बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की। किसकी की? पद पादशाही की स्थापना की। इसमें क्या होता था कि जो शासक होते थे उनको बादशाह कहा जाता था, है ना? क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य के जितने भी आपके जो है शासक हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो आपके जो है मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बाबर, ठीक है। तो बाबर का शासनकाल 1526 से शुरू हुआ था, 1530 ईस्वी तक चला था। उसने केवल 4 वर्ष ही शासन किए। तो देखिएगा, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। उसने जो है 4 साल तक ही शासन किया। उसके बाद देखते हैं, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जो आपके बाबर थे उसका पूरा नाम था आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। आप लोगों ने जोधा अकबर सीरियल या मूवी तो देखा होगा, उसमें जब उसमें जो ये लोग आते थे तो कैसे बोलते थे कि हाँ, बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पधार रहे हैं। ये चीजें सुनी है ना, तो वही जो है, तो वहां से लिंक इसलिए आपको करा दिया जा रहा है ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना। मूवीज या सीरियल की बातें बच्चों को या मतलब आप लोगों को ज्यादा याद रहता है, पढ़ाई में नहीं तो फिर भी भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा लिंक करा दिया जाता है ताकि आप लोग को माइंड में चीजें सेट हो जाए, ठीक है। तो देखिए, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। उसके बाद देखिएगा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक थे। जो आपके बाबर थे उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, और बाबर जो और कहाँ के वो शासक थे? आपके जो उमर शेख मिर्जा थे, जो बाबर के पिता हैं उमर शेख मिर्जा, वो फरगाना के शासक थे, ठीक। फरगाना आपका भारत में नहीं है, और बाबर ना तो भारत का था, वो भारत से यानी वो बाहर का था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, पिता की मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगाना के शासक बने, तथा ये तैमूर वंश के वंशज थे। यानी आपका जो बाबर था वो जो है उसकी जब पिता की मृत्यु हो गई तो वो 11 वर्ष की आयु में फरगाना जो जगह थी उसका शासक बना, ठीक। और जो बाबर है वो तैमूर वंश का था। किस वंश का था? आपके तैमूर वंश का था, ठीक। यानी तैमूर वंश का वो वंशज था, ठीक। उसके पापा दादा परदादा वो तैमूर वंश के थे। उसके बाद देखिएगा, बाबर अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था। यानी जो बाबर था उसके जो पूर्वज थे, ठीक। उसके पूर्वज कौन थे? तैमूर थे, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि तैमूर वंशज का था। तो बाबर के जो पूर्वज तैमूर थे उनका राज्य समरकंद था। तो बाबर जो है वो समरकंद को जीतना चाहता था।
ठीक है, इसलिए उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया था और वहां से बाबर भारत की ओर आया। उसके बाद क्या हुआ कि उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया, फिर वहां के बाद क्या हुआ, वो बाबर फिर भारत की ओर आया। ठीक है, बाबर के भारत पर आक्रमण के समय हिंदी सल्तनत पतन की ओर था और राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी। यानी जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो आपका भारत की कंडीशन थी, राजनीतिक दशा थी, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। ठीक है, और पतन यानी कि बिल्कुल सब कुछ बिखरा बिखरा था। ठीक है, यानी सब कुछ तहस नहस था, सब अपने राज्य, कोई किसी में कोई किसी प्रकार का एकता कुछ भी नहीं था। और इसी का लाभ आपके बाबर ने उठाया। ठीक, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। आपका जो बाबर है वो मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ उसने पद पातशाही की भी स्थापना की थी, जिसके तहत क्या हुआ था कि शासक को बादशाह कहा जाता था। ठीक, बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 वर्ष तक चला। ठीक, बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का पिता कौन था आपके, उमर शेख मिर्जा थे। ठीक, जो कि फरगाना के शासक थे। और बाबर की पिता की मृत्यु के बाद जो है बाबर 11 वर्ष की आयु का था, तो वह फरगाना का शासक बन गया। ठीक, और आपका जो बाबर है वो तैमूर वंश का वंशज था। तो बाबर ने जो है क्या किया कि उसके जो पूर्वज तैमूर थे, ठीक है, उनके जो राज समरकंद थे उसको जीतना चाहता था। उसके बाद उसने क्या किया कि काबुल पर अधिकार जमा दिया और वहां से फिर क्या हुआ, बाबर भारत की ओर आया। ठीक, और जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो आपका भारत है, उसमें जो है राजनीतिक दशा ठीक नहीं थी, किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, राज्य जो है वो कमजोर हो चुके थे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जो है बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। पहला था आपका हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदान। ठीक, 4 पुत्र थे आपके। फिर से देखिएगा, हुमायूं, कामरान, अस्करी, एक हिंदान, हिंदान 4 पुत्र थे। अब देखते हैं कि बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहते थे। यानी बाबर जो है वो कलम यानी पढ़ने लिखने या साहित्य में तो वह स्ट्रांग था ही, और तलवार तलवार यानी युद्ध वगैरह भी उसको बहुत अच्छे से आता था। तो वही कहा जा रहा है कि बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहते थे। ठीक, बाबर उच्च कोटि का साहित्यकार था। वही चीज मैंने आपको बताया कि कलम से संबंधित क्या है कि साहित्यकार था। ठीक, उसे तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। आपका जो बाबर है वो कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहते थे। यानी उसको दोनों के बारे में अच्छी नॉलेज थी, दोनों में वह निपुण था। ठीक, बाबर जो है वो उच्च कोटि का साहित्यकार था। ठीक, उसे तुर्की एवं फारसी भाषा का ज्ञान था। आपका जो बाबर है उसे क्या था, तुर्की और फारसी दोनों भाषा का ज्ञान था। और आपके बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा कैसे करते हैं, अपने हाथों से जो कथा खुद की लिखते हैं उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, तो जिसके फारसी अनुवाद को बाबर नामा कहते हैं। यानी आपका जो बाबर था उसने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी और उसका जब आपका फारसी में अनुवाद हुआ तो वही आपका बाबर नामा के नाम से जाना गया। ठीक, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। यानी जो बाबर है उसको बगीचों का बहुत शौक था। ठीक, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। आपका जो बाबर है वो 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि उसने धारण की थी। फिर से समझ लीजिएगा, बाबर जो है वो कलम और तलवार दोनों में निपुण था। यानी वो साहित्य में भी बहुत स्ट्रांग था और आपको युद्ध नीति भी उसको बहुत अच्छे से आती थी। ठीक, और बाबर को तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का अच्छे से ज्ञान था। उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और तुर्की में लिखी थी, और जब वही उसकी आत्मकथा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो वो आत्मकथा बाबर नामा के नाम से जो है वो जाने जाना लगा। ठीक, और बाबर को बगीचों का बहुत शौक था और बाबर ने जो है 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बाबर के प्रमुख युद्ध। ठीक, बाबर के कौन कौन से युद्ध थे उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला युद्ध जो है वो पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक, देखते हैं किन के बीच में हुआ था और कौन विजेता था। ठीक है,
तो बाबर का जो है जो पानीपत का युद्ध है, सॉरी पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक, जो पानीपत है आपका वो दिल्ली के आगे जो हरियाणा पड़ता है वहां पे ये एक जगह का नाम है, यहीं पे वो युद्ध हुआ था, तो उसी जगह के नाम पे ये पानीपत नाम रख दिया गया, यानी पानीपत का युद्ध, पानीपत के मैदान में ही ये युद्ध हुआ था। ठीक, यहाँ पे ये बाबर का नहीं होगा। ठीक, देखिएगा 1526 ईस्वी में, यानी जो आपका पानीपत का युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। यानी जो पानीपत का युद्ध है वो 1526 ईस्वी में दिल्ली के आगे जो आपका दिल्ली के पास पानीपत है उसमें हुआ था, और आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि बाबर जो है वो कलम और क्या है आपके तलवार दोनों में अच्छा था, तो वही कहा जा रहा है कि बाबर के पास अच्छी बंदूकें थी, बारूद थे, तोपें थी, प्रशिक्षित सेना व घुड़सवार थे। ठीक, जो भारत के शासकों के पास नहीं थे, इसलिए इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की जीत हुई। कहने का मतलब ये है कि पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान पे हुआ। ठीक, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे बात समझ में। और बाबर जो है उसके पास अच्छी बंदूकें थी, बारूद थे, तोप थे। ठीक, उसके पास प्रशिक्षित सेना थी और अच्छे अच्छे घुड़सवार थे। ठीक, और जो कि भारत के शासकों के पास नहीं थे। और इसी कारण क्या हुआ कि आपका बाबर विजेता हुआ और इब्राहिम लोदी वहीं पे हार गया, और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में ही मारा गया। ठीक, पानीपत के युद्ध की स्टोरी समझ में आ गई। एक बार इन शॉर्ट समझिएगा। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी, ये प्रथम युद्ध है पानीपत का। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, नहीं कंफ्यूज होंगे, प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इन दोनों में जो युद्ध हुआ उसमें विजेता आपका बाबर था। क्यों? क्योंकि बाबर के पास युद्ध नीति बहुत अच्छी थी, उसके पास अच्छी बंदूकें थी, बारूद थे, तोप थी, प्रशिक्षित सेना थी और अच्छे घुड़सवार थे, इसलिए जो है आपका बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा जाता है। ठीक है, कोई पूछता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ? 1526 ईस्वी में। ठीक, किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। विजेता कौन हुआ? आपका बाबर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहीं पे थोड़ा इन शॉर्ट देख लीजिए, बाकी आगे आप अच्छे से पढ़ेंगे। पानीपत का युद्ध आपका जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक, जब हम अकबर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पानीपत था तो मैंने यहाँ पे एक बार छोटा सा शॉर्ट डाल दिया है। वो 1526 में हुआ था आपका, और द्वितीय 1556 में हुआ है। ठीक, इसको हम अकबर का जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में दिखाया जाएगा। अब देखिए तीसरा आपका जो युद्ध है वो खानवा का युद्ध। ठीक, तो ये जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच में था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सागा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। ठीक, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपके बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और राणा सांगा जी का पूरा नाम था संग्राम सिंह। उसके बाद देखिएगा, बाबर ने फतेहपुर सिकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया था। यानी आपका जो खानवा जगह है वो कहाँ पे है? आपका जो फतेहपुर सिकरी है वो आगरा के पास ही है। तो वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, उसका नाम खानवा है, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध का विजयी कौन था? आपका बाबर ही था। ठीक, आई बात समझ में। पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच, विजयी कौन है? आपका बाबर है, और
जो है राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया गया था। ठीक, उसके बाद आप चौथा देखिएगा चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था और बाबर विजयी हुआ था। आपका जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में हुआ था। कब हुआ था आपके? 1528 में हुआ था। और चंदेरी के जो शासक थे वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो चंदेरी का युद्ध है वो 1528 में हुआ था। ठीक, चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था और बाबर आपका विजयी हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। आपका घाघरा का युद्ध देखिएगा, तो घाघरा का युद्ध आपका 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान सरदारों को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी जो आपका घाघरा का युद्ध है वो 1529 में घाघरा के युद्ध में 1529 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? बाबर के बीच में और अफगान सरदारों के बीच में। ठीक, बाबर ने क्या किया था कि अफगान सरदारों को पराजित कर दिया था और भारत में क्या किया उसने? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, उसके बाद एक इन शॉर्ट छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ, उसको देखिएगा। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद आपका क्या था? खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा। उसके बाद क्या है आपका? चंदेरी। ठीक, उसके बाद क्या है आपका? घाघरा। ये आपका क्या है? युद्ध है ना। चार युद्ध भी हमने पढ़े हैं। एक तो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, वो तो मैंने बताया आपको, अकबर और हेमू के बीच में है। तो यहाँ पे हमने बाबर का प्रमुख चार युद्ध पढ़ा। ठीक, पानीपत का युद्ध, ठीक, खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर आपका घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम आपके 1526 में। ठीक, और खानवा का कब हुआ था आपके? 1527 में। याद करना बिल्कुल टफ नहीं है क्योंकि सब एकदम एक ही डेट में है, मतलब एक ही सन, बस एक एक बढ़ता गया, 26, 27, 28 और 29, 1529 में। ठीक, तो इसको याद करने का तरीका, बाबर आया, ठीक, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घाघरा यानी घर चला गया। खानवा यानी खाना, चंदेरी यानी चाय, घाघरा यानी घर। ठीक, तो बाबर आया, पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, चाय पिया 1528 में और घाघरा मतलब घर चला गया 1529 में। यानी बाबर ने जो है चार युद्ध किए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, और जो है चारों में विजयी हुआ। ठीक, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ, खानवा का जो युद्ध है वो 27 में हुआ, चंदेरी का जो युद्ध है वो 1528 में हुआ और जो घाघरा है वो 1529 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपके राणा सांगा और जो है बाबर के बीच में। चंदेरी का किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय, ठीक, जो चंदेर के शासक थे मेदिनी राय और आपके जो है बाबर के बीच में। और घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफगान सरदारों के बीच में। और इन चारों युद्ध के जो विजेता थे वो आपके कौन थे? बाबर ही था। ठीक, कौन था? बाबर ही था। ठीक है, तो बाबर आया, पानी पिया 1526 में, खाना खाया 27 में, चाय पिया 28 में और घर चला गया 1529 में। ये बस छोटा सा ट्रिक है, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक, तो ये चार युद्ध आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो घाघरा का युद्ध हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि देखिएगा फिर 1530 में क्या हुआ कि बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। यानी जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, वो किसमें थी? तुर्की भाषा में थी। फिर यही आपका जो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, इसको जब फारसी में अनुवाद किया गया तो यही आपका बाबरनामा के नाम से जाना जाने लगा। आगे बात समझ में? तो बाबर की स्टोरी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। आपने अभी
पढ़ा था कि बाबर के 4 पुत्र थे। तो पहले क्या होता था कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसी को शासन दे दिया जाता था। तो बाबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था, वो था हुमायूं। तो हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने क्या किया कि शासन करना शुरू कर दिया। ठीक। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो देखिएगा हुमायूं कौन था। तो हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की अवस्था में मुगल सिंहासन पर बैठा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं की अफगान, गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा शेर शाह से चुनौती मिली। साथ ही उसके सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। इसी कारण हुमायूं असफल रहा। यानी जब आपका हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसी समय ठीक क्या हुआ कि जो अफगान के शासक थे, गुजरात के शासक थे, बहादुर शाह थे, शेर शाह थे, उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है। और जो आपके हुमायूं के जो सगे संबंधी थे या उनके जो साम्राज्य के लोग थे, वो भी उनका जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक। और उनके लिए क्या कर रहे थे, कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे थे। इसी कारण क्या हुआ कि हुमायूं असफल हो गया शासन करने में। ठीक। इसी बीच में एक बार असफल हुआ, अभी हुमायूं एक बार फिर से आएगा। ठीक। उसी बीच में आपका शेरशाह सूरी भी थे। ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी बीच में जो है शेरशाह सूरी आए थे। देखिएगा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं पहले। सॉरी, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी जो है वो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक। देखिएगा, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी थे। यानी जो आपके सूर्य साम्राज्य का संस्थापक है, वो कौन थे, शेर शाह सूरी थे। ठीक। आपके जो शेर शाह हैं, उनके बचपन का नाम फरीद था। क्या था आपके, इनके बचपन का नाम फरीद था। ठीक। एक बार फरीद ने क्या किया कि अपने मालिक की जान शेर से बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खा पड़ गया। ठीक। यानी जो शेर शाह सूरी है, इनके बचपन का नाम फरीद था, इनका नाम शेर शाह कैसे पड़ा। देखिएगा, एक बार क्या हुआ कि ये इनके मालिक थे। तो मालिक की जान बचाने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने, एक मिनट रुकिएगा, मालिक की जान शेर से बचाने के लिए क्या किया कि शेर को मार डाला। तभी से जो है फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, शासक बनने के बाद वह शेर खां से शेर शाह के नाम से बुलाए जाने लगे। ठीक। तो फिर से देखिएगा, जो शेर शाह सूरी है, उन्होंने है जो है सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। ठीक। और एक बार क्या होता है कि उनका नाम फरीद था, तो फरीद से शाह कैसे नाम पड़ा, वो हम देखते हैं। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक शेर को मार डाला था। तभी से इनका नाम फरीद से होके शेर खा पड़ गया। ठीक। उसके बाद जब वो शासक बन गए, तो वो शेर शाह के नाम से जाने लगे, शेर शाह के नाम से जाने लगे। और सूरी इनका वंश था, इसलिए इनके नाम के पीछे सूरी लग गया। तो इनका नाम शेर शाह सूरी पड़ गया। ठीक। उसके बाद देखिएगा, शेर शाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। इसी कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी जो शेरशाह था, वो बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। अब कोई भी इंसान है, अगर जिस वातावरण में या जिस जगह वो रह रहा है, तो उसकी नीतियां कैसी है, सब चीज के बारे में पता होगा। मान लीजिए शेरशाह बाबर की सेना में भर्ती हो गया, और उसने वहां से सीखा कि हाँ, मुगल वंश में कौन कौन सी आपकी युद्ध की सामग्रियां हैं, यहाँ पे कैसे युद्ध लड़ा जाता है, ठीक, उनकी सैन्य संगठन क्या है, तो उसके बारे में उसको अच्छा नॉलेज हो गया था। सारी चीजें उसको अच्छे से पता हो गई थी। ठीक। शेरशाह बाबर की सेना में भर्ती हुआ था। इसी कारण उसे मुगल की सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिएगा, बाबर के हाथों पानीपत और घाघरा के युद्ध में पराजित होने पर अफगानों की शक्तिपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई थी। यानी जब बाबर से पानीपत और घाघरा का जब युद्ध हुआ था, तो उसमें अफगान जो है वो पराजित हुए थे, है ना। घाघरा के युद्ध में अफगान ही तो थे, तो वो पराजित तो हो गए थे, लेकिन वह पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए थे, है ना।
पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि शेरशाह ने उन्हें पुनः संगठित किया, यानी फिर से उन्होंने धीरे धीरे सभी अफगानों को एक तरह से संगठित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो ही गई थी और जब हुमायूं का शासन काल आया तो उसने हुमायूं के शासन काल पे आक्रमण किया। फिर क्या किया उसने, हुमायूं को बंदी बना के दिल्ली राज सिंहासन मतलब कि हुमायूं को उसने क्या किया, बंदी बना लिया और दिल्ली राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, तो यही आपका जो है बीच का पॉइंट है। यानी जो आपके शेरशाह सूरी है वो बाबर की सैन्य व्यवस्था यानी सैनिक दल में वो पहले से ही वहां पे थे, तो उनको सारी चीजें पता थी। और जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई तो वो क्या किए, फिर से आक्रमण कर दिए हुमायूं के शासनकाल पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हुमायूं को बंदी बना लिया और वो दिल्ली राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं को लगभग 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीना पड़ा। यानी जो हुमायूं है आपके, वो 15 वर्ष तक जो है उनको ऐसे ही जीवन जीना पड़ा। उसके बाद जो है अब तक शेरशाह और उनके उत्तराधिकारियों ने उत्तर भारत पर शासन किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो शेरशाह सूरी थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उत्तर भारत पर शासन कर रहे थे। ठीक, स्टोरी समझ में आई। बाबर की स्टोरी तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो हुमायूं का शासनकाल शुरू हुआ। लेकिन जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था उसी बीच जो है शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था। ठीक, और जबकि उसको सारी चीजें पता थी कि मुगल वंश की जो भी युद्ध रणनीति है उसके बारे में उसको अच्छे से पता था। आगे बात समझ में। तो उसके बाद उसने आक्रमण किया, हुमायूं को कैद कर दिया और फिर उसने दिल्ली राज सिंहासन पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिया। ठीक, अब हम ये पढ़ेंगे कि शेरशाह ने जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। तो सबसे पहला आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी जो जीटी रोड है वो आपके शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है। ठीक, सड़कों का निर्माण कराया। ठीक, जिससे व्यापार में उन्नति हुई। यानी शेरशाह सूरी ने सड़क का निर्माण कराया जिससे क्या हुआ, आपके व्यापार में उन्नति हुई। पहले कैसे होता था, इंसान जैसे पानी के माध्यम से यानी नाव के माध्यम से व्यापार करता था, तो वहां पे चीजें बहुत टाइम लगती थी, कुछ चीजें गिर जाती थी पानी में। ठीक, जब सड़क का निर्माण हुआ उससे क्या हुआ, व्यापार में बहुत ही वृद्धि हुई। ठीक, उसके बाद देखिएगा सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। यानी जो सड़क के दोनों ओर क्या करवाया उसने, वृक्ष लगवाए, ताकि जो पैदल इंसान जो चल रहा है उसको जो है धूप वूप में ज्यादा परेशानी ना हो। फिर ठीक, उसके बाद कई मदरसे व मकतब खुलवाए। मतलब मदरसे और मकतब खुलवाए। मदरसे क्या होता है आपका, हाई लेवल हाई सेकेंडरी यानी जो आपका अपर क्लास होता है, ठीक, जूनियर होता है वो होता है। मकतब आपका प्राइमरी लेवल होता है। तो उसने कई मदरसे और मकतब भी खुलवाए। उसके बाद जो है दिल्ली के पास यमुना नदी के किनारे उसने शेरशाह नगर भी बसाया था। आपके शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली के पास जो यमुना नदी है उनके किनारे पर क्या किया था, शेरशाह नगर भी बसाया था। ठीक, उसके बाद देखिएगा दिल्ली के पुराने किले शेरे मंडल बनवाया जिसे हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया। यानी दिल्ली के पुराने किले में जो आपका अभी हुमायूं ने पुस्तकालय बनवा दिया था उसके पहले उसने क्या किया था, आपके शेरशाह सूरी ने शेरे मंडल बनवाया था। ठीक, यानी दिल्ली के पुराने किले में शेर ए मंडल बनवाया था जिसे हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधार। यानी जो शेरशाह हैं उन्होंने क्या क्या सुधार किए। ठीक, राजस्व संबंधी सुधार उनके क्या क्या थे, तो देखिएगा शेरशाह ने राजस्व की 3 दरें निश्चित की थी। यानी उसने कितनी दर निश्चित की थी, 3 दरें निश्चित की थी, जिनमें राज्य की सारी पैदावार का 1/3 राजकोष में लिया जाता था। यानी उसने क्या किया था कि राज्य में जितनी भी पैदावार होगा उसका 1/3 वो राजकोष में लिया जाता था। ठीक, और ये दरें जमीन की उर्वरा शक्ति के अनुसार तय की जाती थी। यानी जिनकी जमीन जैसी उर्वरा शक्ति है यानी जितना आपका उत्पादन हो रहा है उसी के अनुसार ये जो है आपका तय किया गया था। ठीक, भूमि की भिन्न उर्वरता के अनुसार अच्छी बुरी और मध्य श्रेणी की उपज को प्रति बीघे जोड़कर उसका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। यानी जो भूमि की जैसी भी उर्वरा शक्ति है, ठीक, उसकी उपज जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे मध्य श्रेणी का हो,
तो उन सब उपज को जो है हर बीघे के अनुसार जोड़कर उनका 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, शेर शाह ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक कुल 5 वर्ष ही दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। यानी जो शेर शाह सूरी है वो सिर्फ 5 वर्ष ही जो है दिल्ली की गद्दी पर शासन उन्होंने किया था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर के किले का घेरा डाला था। तभी बारूद के एक ढेर में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, यानी जो शेर शाह है उन्होंने मात्र 5 वर्ष ही दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था। और 1545 में जो है शेर शाह ने क्या किया था कि कालिंजर के किले को घेरा था और तभी वहां पे बारूद जो है लगे हुए थे और वहां पे आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ने 10 वर्षों तक शासन किया, परंतु वह इतने योग्य एवं सशक्त नहीं थे और हुमायूं ने इसी स्थिति का लाभ उठाया। यानी जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो जो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे उन्होंने ढंग से शासन ही नहीं किया। ठीक, फिर भी उन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन वो बिल्कुल योग्य नहीं थे और ना ही वो इतने स्ट्रांग यानी सशक्त थे। ठीक, उसके बाद हुमायूं ने क्या किया था, इस स्थिति का लाभ उठाया था। अब समझ में आया। अब यहाँ पे हुमायूं का फिर से यहाँ वापसी होगा। हुमायूं ने जब जो है आपका उसने साम्राज्य संभाला था तभी शेरशाह सूरी ने अटैक किया था। तो उसके साम्राज्य स्थापित यानी सिंहासन पर बैठने के बाद शेरशाह सूरी ने क्या किया कि हमला किया था, उसको आपने क्या उसने क्या किया था, बंदी बना लिया था। उसके बाद जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो अब यहाँ पे हुमायूं फिर से वापस आएगा। ये आपकी स्टोरी थी। अब देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच का युद्ध है, तो इसको अब हम कल पढ़ेंगे, नहीं आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इसलिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के नोट्स बनाइए और चीजें रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।